चलो छोड़ो। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को एक नया मूल अधिकार जोड़ दिया। कौन सा अधिकार? डिजिटल एक्सेस। ठीक है, यानी 21 क्या है? पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझो। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? डिग्निटीफुल। ठीक। और इस समय भारत की स्थिति क्या है? भारत डिजिटल एरा की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2014 के बाद देखो तो बहुत तेजी से हमने तरक्की की। किस तरफ? यानी हमारा सारा काम, लगभग 70 to 80% काम किस पर डिपेंड हो गया? इंटरनेट पर। ऐसे में कुछ लोग जो अशिक्षित हैं, जिनको नेट नहीं चलाना आता, ऐसे में कुछ लोग जिनके घर के पास नेट की प्रॉब्लम है, ऐसे में कुछ लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग जो डिजिटली रूप से क्या है? अशिक्षित हैं। तो क्या इन सबको डिजिटल के तहत जो भी लाभ दे रही है भारत सरकार, क्या उन सबको वो लाभ मिलेगा? जैसे आज अगर वर्तमान की बात करो तो बैंक अकाउंट खोलना भी कैसा है? ऑफलाइन बैंक अकाउंट नहीं खुल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी क्या चाहिए आपको? केवाईसी, नो योर कस्टमर। इसमें क्या करते हैं? इसमें आप जाएंगे तो कैमरे के सामने खड़े हो, आपका रेटिना का एक्सेस होगा, आपके फिंगरप्रिंट का एक्सेस होगा, आपके फेस रिकॉग्निशन का पूरा एक्सेस होगा। अगर एक्सेस फाइंड हो गया तो आपकी केवाईसी कंप्लीट, और केवाईसी कंप्लीट तो ये पता चल गया कि फलाने व्यक्ति ये हैं, इनका निवास ये है, इनके पिता का नाम ये है और ये क्या काम, तो बैंक आराम से अकाउंट खोल देगा, है ना। और अकाउंट खुलने के बाद आप इससे संबंधित किसी भी लाभ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या वे लोग जो डिजिटल रूप से अशिक्षित हैं, क्या उनको ये लाभ प्राप्त होगा? फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे जो गैस सब्सिडी आती है, किस में आती है? अब सोचा अकाउंट है ही नहीं तो क्या उसको गैस सब्सिडी मिलेगी? ऐसे में कई लोगों के बीच क्या इकट्ठा हो गया? डिजिटल डिवाइड। मतलब एक लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो क्या कर रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने जीवन का विकास कर ले रहा है। लेकिन उसी तरफ एक ऐसे लोगों का वर्ग है जो डिजिटल का प्रयोग ना करके अपने जीवन को उस स्तर पर नहीं ले जा पा रहे जहां उनको ले जाना चाहिए। या ऐसे कुछ लोग जो डिजिटल डिवाइड के चक्कर में सरकार की उन योजनाओं का यूज नहीं कर पा रहे हैं जो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? डिजिटलाइजेशन पर। ठीक है, एक केस उठा 2024, सुप्रीम कोर्ट के पास बैक टू बैक 2 पिटीशन आए। कौन सी याचिका आई? एक महिला जो बैंक जाती है और वो एसिड अटैक सर्वाइवर है, यानी उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? एसिड पड़ा हुआ है। तो उसका पूरा चेहरा क्या है? जल गया है। उसका नाम प्रज्ञा प्रसून। इस लड़की के साथ कुछ लोगों ने एसिड डाला जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। अब वो गई बैंक और बैंक में उसने अपना केवाईसी कंप्लीट कराना चाहा। तो केवाईसी कराते समय उसकी जो ब्लिंक है आईज, वो ब्लिंक नहीं करी, यानी पलकें नहीं झपकी। जैसे पलकें नहीं झपकेंगी तो रेटिना कैप्चर नहीं कर पाया कैमरा और उसका अकाउंट खुलने से रोक दिया गया। अब सोचो, बैंक में कई भीड़ लोग होंगे, अब उसकी गरिमापूर्ण जीवन को एक चोट लगी कि नहीं लगी? आसपास के लोगों ने उसको कैसी नज़र से देखा होगा कि देखो कैसा चेहरा है, इसको फेस रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया कैमरा। इसको बुरा लगा होगा, इसको लगा होगा वही दिन याद आए होंगे कि काश मेरे ऊपर एसिड अटैक ना होता तो आज हम भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते। दूसरा केस, एक है मिस्टर अमर जैन। इनके बाद एक केस अमर जैन का हुआ। अमर जैन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये क्या है? पूरी तरह से
ये भी बैंक में अकाउंट खुलवाने गए तो बैंक में जब डिजिटल में प्लेटफॉर्म में ऐप में कुछ चीज़ें लिख के आई थी, उसको पढ़ के जवाब देना था। तो ये कैसे आदमी हैं, क्या ये पढ़ पाएंगे, क्या इनका अकाउंट खुलेगा? यानी कहीं ना कहीं इनके भी गरिमापूर्ण जीवन पर चोट लगी कि नहीं लगी? ऐसे में इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या कहा कि डिजिटल एक्सेस जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक है, तथा यह राज्य का कर्तव्य होगा कि जो व्यक्ति डिजिटली पिछड़े हुए हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। मतलब देखो, पहले जब तक इसके पहले की बात करें, 30 अप्रैल 2025 के पहले कोई भी राज्य मतलब आर्टिकल 12, अगर कोई योजना ला रही है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है, तो सरकार का कर्तव्य सिर्फ इतना था कि उसने योजना को लागू कर दिया। अब उस योजना का कोई लाभ उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, ये देखना है सरकार का काम। जैसे ही ये फंडामेंटल राइट बन गया, अब सरकार योजनाएं लागू भी करेगी, है ना, और देखेगी कि उस योजना का समान वितरण हो रहा है कि नहीं, यानी वह योजना हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं पहुंच रही है तो ये सरकार का कर्तव्य होगा कि उस योजना को गरीबों तक पहुंचाए, उस योजना को उन लोगों तक पहुंचाए जो नेट का यूज नहीं कर पा रहे। समझ में आया? तो यानी डिजिटल एक्सेस एक प्रकार से बाध्यता हो गई किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। अब ये सरकार का कर्तव्य बन गया है कि वह भारत में स्थित सभी नागरिकों को डिजिटल पहुंच प्रदान करने का प्रयास करेगा। और ये उसके ऊपर बाध्यता कब स्थापित हो गई? जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट की श्रेणी में ला दिया। ठीक, समझ में आया? डिजिटल डिवाइड से ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके किस किस अधिकार का वायलेशन हुआ? सोचो, दिमाग लगाओ। पहला तो 21 जो सब में दिख रहा है, जिसमें फंडामेंटल राइट के रूप में जोड़ दिया गया। और कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ? कई ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पे फॉर्म फिलिंग कैसा होता है? ऑनलाइन। सोचो, ऐसे में कोई व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म फिल ही नहीं कर पा रहा है, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाएगा उसका? है ना? सोचो, कई ऐसे कॉलेज हैं, स्कूल हैं जहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा? ऑनलाइन। कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पा रहा है, उसके किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ? अवसर की समानता, शिक्षा संस्थानों में अवसर की समानता। कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके गांव में नेट आ ही नहीं रहा है, तो भारत सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं को लाभ उठा पाएगा? कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ? दिमाग लगाओ। आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? विधि के समक्ष समानता। विधि एक प्रकार की, और इस डिजिटल डिवाइड को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दो याचनाओं का, कौन सी याचनाएं? पहला प्रज्ञा प्रसून और दूसरी अमर जैन, इन दोनों याचिकाओं का संज्ञान लिया और खुद व्याख्या की, और खुद व्याख्या करते हुए डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट की श्रेणी में जोड़ दिया। तो वर्तमान में आर्टिकल 21 की परिभाषा सोचो व्यापक हुई कि नहीं हुई? यानी अगर हम कहें, जब आर्टिकल 21 मूल संविधान में लागू हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कैसी की? बहुत संकीर्ण और सीमित। यानी शुरुआत में जब याद करो AK गोपालन का केस पढ़ाया था हमने, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ भौतिक शरीर की स्वतंत्रता शामिल है। यानी
अगर किसी ने किसी को पीटा तभी ये कहा जाएगा कि उसके फंडामेंटल राइट को वॉलेट किया गया है। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ। लेकिन 1950 का सुप्रीम कोर्ट और 2025 का सुप्रीम कोर्ट 21 में क्या कह रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा। हाँ या ना? अन्यथा नहीं। मतलब 21 परिभाषित क्या कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब कोई विधि अस्तित्व में हो। अगर विधि है तो उस विधि के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी कुटाई की जा सकती है और फांसी पर लटकाया जा सकता है। लेकिन विधि नहीं है तो शुरुआत में याद रखना आर्टिकल 21 किसके खिलाफ था? ओनली एग्जीक्यूटिव के, यानी कार्यपालिका को रोक रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करोगे। लेकिन संसद ने अगर विधि बना दी तो कार्यपालिका ऐसा कर सकती। लेकिन अब वर्तमान में 2025 में सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की कितनी व्यापक परिभाषा की है ना। यानी अगर कहें तो 1950 का सुप्रीम कोर्ट किस पर काम कर रहा है? एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। और मेनका गांधी के बाद 1988 या 9 के बाद सुप्रीम कोर्ट अब किस पे काम करने लगा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी 21 के अधिकार में सारे अधिकारों को शामिल कर लिया गया और विधि को क्या कहा गया? देखो 1989 से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उसे लागू करना। और जुडिशरी का काम क्या है? समीक्षा या व्याख्या करना। तो 88-89 से पहले सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रही किसकी? विधि की। लेकिन विधि की व्याख्या करते समय वो क्या देख रही है? सिर्फ उसका प्रोसीजर, कि विधि बनाते समय क्या प्रक्रिया का सही पालन किया गया है। अगर प्रक्रिया का सही पालन किया गया है तो विधि मान्य। इसके बाद 88-89 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवैया चेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? अभी भी विधि की व्याख्या कर रही है, लेकिन व्याख्या करते समय विधि की प्रक्रिया की जांच तो करेगी। जांच के साथ साथ, प्रक्रिया की जांच के साथ साथ ये भी चेक करेगी कि उस विधि का इंटेंशन क्या है। यानी प्रक्रिया की जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट उस विधि का उद्देश्य की भी जांच करेगी। उद्देश्य मतलब यदि विधि की प्रक्रिया सही तो विधि ठीक, यहां पर विधि की प्रक्रिया सही तो विधि ठीक, साथ साथ उस विधि का उद्देश्य यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करना है तो वह विधि सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकेगा। समझ में आ गई बात? इसी प्रोसेस के हिसाब से, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या का जो लेवल बढ़ा है, इस लेवल को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट का चेंजमेंट है क्या है? डिजिटल एक्सेस को लेकर इसको इस तर्ज पर देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति का भी मूल अधिकार है जो हाशिए पर खड़ा है। उस व्यक्ति का भी मूल अधिकार है जिसका चेहरा जलने के कारण वह कुछ योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। उस व्यक्ति का भी मूल अधिकार है जो बेचारा नेत्रहीन होने के बाद अपनी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा।
उस व्यक्ति का भी है जो दिव्यांग है और अपनी दिव्यांगता के कारण वह किसी योजना का लाभ नहीं उठा पा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दृष्टिकोण कैसा रखा? कैसा रखा? और ब्रॉडली एस्पेक्ट की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को भी फंडामेंटल राइट माना और सारी बाध्यता किसके ऊपर लागू कर दी? स्टेट के ऊपर, कि स्टेट देखे। अब सोचो स्टेट क्या देखेगा? स्टेट ने बना दिया डिजिटल इंडिया मिशन, लागू किया। जब तक यह मूल अधिकार नहीं था, सरकार ने लागू किया। इस योजना का कोई लाभ उठाए या ना उठाए, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 30 अप्रैल 2025 के बाद अब यह राज्य की बाध्यता होगी कि इस डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सभी लोग लाभ प्राप्त करें। तो क्या करेगी सरकार? सरकार ऐसे ऐप लॉन्च करेगी, सरकार ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगी, सरकार ऐसी जो अवेलेबिलिटी है या ऐप का एक्सेस है ऐसा करेगी जो काफी क्या हो, सरल हो और दिव्यांगों के हिसाब से उनके अनुकूल हो। हाँ या ना? यानी सॉफ्टवेयर सीधी भाषा में होगी, सॉफ्टवेयर सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होंगे, ऐप सिर्फ अंग्रेजी में होंगे बल्कि हिंदी में भी होंगे, और उनको चलाना, उनका रख रखाव कैसा होगा? काफ़ी सीधा सरल भाषा में और आसान शब्दों में कहें कि वो दिव्यांग लोगों के हिसाब से भी क्या होगा? अनुकूल होगा। हाँ या ना? स्कैनर के साथ साथ जो रेटिना को स्कैन नहीं कर पा रहा है उसके दूसरे विकल्प के रूप में क्या होना चाहिए? कुछ भी विकल्प हो, ताकि उसका केवाईसी पूरा हो सके और दिव्यांग व्यक्ति भी अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सके। तो काफ़ी अच्छा ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन देख सकते हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि जितना अधिकार एक आम व्यक्ति का है उतना ही अधिकार किसी दिव्यांग का भी है। अब ये काम, ये क्लास देखना 21 में जहाँ भी जगह बचे हो, आर्टिकल 21 में थोड़ी बहुत तो होगी ना, उसमें जोड़ लेना, ठीक है? चाहो तो लिख लो और चाहो तो इसको देख के लिख लेना, ठीक है? बाकी कल हम लोग मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ। इंडियन सोसाइटी शुरू करें ना? श्योर?